तो मेरे भाइयों, स्वागत है आपका एग्जाम की चैनल में। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एक यूपी पीसीएस सी सेट में पिछले साल जो मैथ के क्वेश्चन आ चुके हैं उनको लेकर के हम लोग चल रहे हैं। तो अभी हमने पिछली कक्षा में पिछली क्लास में हमने बताया था कि 2021 में जो मैथ के क्वेश्चन आए हुए थे, तो इस बार हम लोग लेके चल रहे हैं यूपी पीसीएस 2020 में जो सी सेट पेपर में मैथ के क्वेश्चन आए हुए थे उनको लेकर के। तो पहला ही क्वेश्चन है कि एक वृत्त चित्र में विभिन्न वृत्त खंडों का अनुपात समानुपाती होता है किसके? वृत्त खंडों के परिमाप के, वृत्त खंडों के क्षेत्रफल के, या वृत्त खंडों के कोणों के, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा वृत्त खंडों के कोणों के। यह एक फैक्ट होता है और इसे हमें याद रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसके अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तब तक जितने भी इसके फैक्ट होते हैं मैथ में वो याद होने चाहिए, जिससे आपको जो है परेशानी ना हो, किसी चीज को क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए अगला है प्रेक्षणों 10, 11, 16, 17, 12, 13, 17, 16, 16, 12, 16, 10, 15, 16 और 10 का बहुलक है। क्या है बहुलक? बहुलक इसमें कुछ नहीं है। देखिए इसमें देखिए हमें 16 कितनी बार इसमें रिपीट हुआ है। एक बार ये फिर दूसरी बार, ये तीसरी बार, और ये चौथी बार, यहाँ 5वीं बार। इसीलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 16। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और सिंपल भी है। देखिए कितना जल्दी हो गया क्वेश्चन, 5 सेकंड में ही लगा इसको करने में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पिता की आयु उसके 2 पुत्रों के आयु के योग की 2 गुनी है। मान लेते हैं पिता की आयु जेड है और पुत्रों की आयु क्या है? पुत्रों की आयु एक की एक्स है और एक की वाई है। पिता की आयु उसके 2 पुत्रों की आयु के योग की 2 गुनी है, यानी पिता की आयु जेड बराबर 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब 20 वर्ष पश्चात पिता की आयु दोनों पुत्रों की आयु के योग के बराबर हो जाएगी। और जब 20 वर्ष बीतेगा तो पिताजी भी 20 साल ज्यादा के हो जाएंगे, यानी जेड प्लस 20, और दोनों पुत्र भी 20 साल से ज्यादा बढ़ जाएंगे। पहले एक्स और वाई थी उनकी, तो अब क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 20 प्लस वाई प्लस 20। ठीक है, तो यहाँ पे जेड प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 40 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे z बराबर क्या आ जाएगा? x प्लस वाई प्लस 20। ठीक है, अब z का यहाँ पे 2x प्लस वाई रख देते हैं, यानी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 20। तो इधर x प्लस वाई जाकर घट जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 20। अब पिताजी की आयु कितनी है? 2x प्लस वाई है, यानी कि z इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और x प्लस वाई की वैल्यू क्या आई है? 20। तो z इज इक्वल टू 2 इंटू 20, तो z बराबर 40 ईयर्स पिताजी की आयु निकल गई, इसलिए इसका ऑप्शन हो गया ए सही। तो मेरे दोस्तों, एग्जाम क्विक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग अच्छे से अच्छा सलूशन लेके आए आपके लिए, और हम लोगों का भी थोड़ा मनोबल बढ़ता रहे। दोस्तों, थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा तो उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि अभी हम नया सेटअप लगाए हुए हैं, इसलिए अभी इसको थोड़ा अच्छा सेटअप करने में समय लगेगा। इसलिए दोस्तों, आप पढ़ने में बस मन लगाइए और एग्जाम पास करने में मन लगाइए। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 आदमी और 7 औरतें एक कार्य को 32 दिन में पूरा कर लेते हैं। देखिए 3 आदमी या 7 औरतें, ठीक है,
अब पूछ रहा है 7 आदमी और 5 औरतें मिलकर के उनके दोगुने कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। वाह वाह, क्या बात है। आदमी और औरत दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इसका मतलब हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। तो देखिए 3 आदमी जो है, 3 आदमी या 7 औरत, ठीक है। 3 आदमी या 7 औरत कितने दिन में कर रहे हैं, एक काम को 32 दिन में कर रहे हैं। 3 आदमी या 7 औरत, ठीक है। तो ये 3 आदमी बराबर क्या हो जाएगा, 3 आदमी बराबर 7 औरत। यहाँ पे लिंग चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन है। तो एक आदमी बराबर कितने बराबर हो जाएगा, 7/3 औरत, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये आगे का मसला है। तो 7 आदमी और 5 औरतें मिल करके उसके दोगुने कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी 7 आदमी और 5 औरतें। तो अब 7 आदमी कितने हो गए, 7 आदमी बराबर कितनी औरतें हो जाएंगी, क्योंकि एक आदमी बराबर 7/3 औरत, इसलिए 7 आदमी बराबर 7 गुणे 7/3 बराबर 49/3। और यहाँ पे और 5 औरतें, यानी कि +5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3×5 = 15, 49 64, 64/3, ठीक है, औरतें, ठीक है। अब फार्मूला क्या होता है, M1D1/W2 = M2D2 अपॉन W2। ये W1 है, ये W2 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 गुणे 32/1 डे, ठीक है, = कितना हो जाएगा, 64/3 गुणे D2 कितने दिन में पूरा करेंगे, बटा कितना कार्य, दोगुना कार्य, ठीक है। चलिए एक बार इसको फिर से लिख देता हूं। ये क्या पूछ रहा है कि फार्मूले से क्या आ जाएगा, M1W1 सॉरी क्या हो जाएगा, M1D1/W1 = M2D2/W2। अरे यही तो पूछा है ना कि उससे दोगुने कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोगुना कार्य यानी कि W यहाँ 2 हो जाएगा, और M1 = यहाँ पे देखिए 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 औरतें, ठीक है, 7 औरतें 32 दिन में कर रही हैं। तो 7 गुणे 32/1 = M2। अभी हमने कितना निकाला था, 7 आदमी और 5 औरतें, 64/3 गुणे D2 क्या हो जाएगा बताइए, D2 ही तो पूछ रहा है, अपन W2 यानी दोगुना कार्य। अब गुणा कर दो उसमें, 64/3 आ जाएगा। तो 7 गुणे 2 गुणे 32 गुणे 3/64 = D2। तो यहाँ 32 दूनी 64, और 2 से यह 2 कट गया, तो 7 त्रिके 21 बराबर 21 दिन। यहाँ पे समझने का ये था कि 3 आदमी या 7 औरतें, या था यहाँ पे और नहीं था। तो या तो 3 आदमी कर रहे हैं या तो 7 औरतें एक कार्य को 32 दिन में कर रही हैं। और ये पूछ रहा है कि 7 आदमी और 5 औरतें मिलकर, मतलब आदमी और औरत 7 आदमी और 5 औरत मिलकर उससे दोगुने कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो किस दिन में करेंगे। अब ये वेरीफाई कैसे होगा, देखो भाई 3 आदमी या 7 औरतें अब 32 दिन में कर रहे हैं, आदमी या औरत एक ही कर रहा है तो ज्यादा समय ले रहा है, अब दोनों मिलकर करेंगे तो कम समय लेंगे, ठीक है। तो मेरे दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, करते रहें, आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि जो है हम लोगों का भी मनोबल बढ़ता रहे और आप लोगों का मन भी
पढ़ने में लगता रहे और कमेंट भी करते रहिए अगर अच्छा लगे तो। आइए देखिए, देखते हैं अब कौन सा वाला क्वेश्चन है। ट्रेन वाला क्वेश्चन आ गया। ट्रेन वाला क्वेश्चन है 127 मीटर और 98 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां हैं। ठीक है, कितने कितने? 127 और 98। 127 और 98 विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर घंटा। मान लीजिए जो है ये 127 किलोमीटर 127 मीटर वाली गाड़ी जो है इधर जा रही है। ठीक है, तो ये रेलगाड़ी है बी। ये कितनी कितनी लंबी है? 172 मीटर। और इसकी स्पीड क्या है? 35 km पर आवर। अब एक गाड़ी जो है वह विपरीत दिशा से आ रही है। यह गाड़ी जो है विपरीत दिशा से आ रही है। अब इसका जो है इसका स्पीड कितना है? 55 किलोमीटर पर घंटा। और इसकी लंबाई कितनी है? 98। ठीक है, तो ये पूछा है कि मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर जाएंगी। मान लीजिए यहाँ पे मिली और एक टाइम पूछ रहा है कि कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर जाएंगी। ठीक है, पार कर जाएंगी। तब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। यह रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट आता है। रिलेटिव वेलोसिटी ये फिजिक्स में पढ़ा होगा, जिसने 12th में मैथ पढ़ा होगा या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ी होगी। रिलेटिव वेलोसिटी का इसमें कॉन्सेप्ट आता है, सापेक्ष चाल। अब मान लीजिए कि हमने CD के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में AB की हमें चाल निकालनी है। तो क्या होता है कि जो CD जो ये दूसरी ट्रेन होती है, इसी की वेलोसिटी पलट करके इसको मिल जाती है टोटल। जिसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में निकालते हैं उसकी वेलोसिटी जो है दूसरे वालों को मिल जाती है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ऊपर वाली ट्रेन की पहले क्या थी? 127 नहीं, पहले थी 35 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी थी 55, तो हो जाएगी 55 km पर आवर। 35 प्लस 55 क्या हो गया? 5 5 10 और 5 3 8 1 90 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव वेलोसिटी हो गई। ये हो गई 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब चूंकि वेलोसिटी तो निकल गई, अब हमें क्या 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 पूछ रहा है? मिलने के कितने समय बाद समय पूछ रहा है। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। ठीक है, अब जो रिलेटिव वेलोसिटी थी वो तो निकल गई हमारी 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि कितने समय बाद। तो अब डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो कितनी हो जाएगी? 127 प्लस 98 कितना हो जाएगा? 8 7 15 को 5 हासिल 1। ठीक है, और 9 2 11 1 12 और 225 हो गया 225 मीटर। ठीक है, अब ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा आया है। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 90 गुणे 5/18 से गुणा कर देंगे। 5 25 25, ये हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि ये भी मीटर में इसीलिए हमको इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो अब समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? 225 और चाल कितना आया था आपका? 25। 25 नवा 225, तो ये हो जाएगा 9 सेकेंड। 9 सेकेंड इसका आंसर हो गया 9 सेकेंड। तो मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और
ऐसा जैसा मैंने क्वेश्चन बताया है इसी कॉन्सेप्ट पे और भी आप आगे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन ट्रेन और ये समय वाले क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। तो अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोई भी प्रश्न कठिन नहीं होता है, कौन से काज कठिन जग माही। कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है, अगर आप उसे मन लगाकर करेंगे तो। मन लगा के करेंगे तो भगवान का भी साथ मिलेगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मनोबल ही सेना का गुप्त हथियार होता है। तो अब देखते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 35 और एक्स वाई इक्वल टू 6 है और एक्स इज ग्रेटर देन वाई है, तो एक्स माइनस वाई का मान बताइए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 35 और एक्स वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 6, और ये भी कह रहा है कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो चूंकि ये देख रहे हैं एक्स वाई इक्वल टू 6, तो चलो एक बार के लिए हम x को 2, x को 3 और y को 2 रख देते हैं, तो भी एक्स वाई इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो ये वाला तो सेटिस्फाई हो रहा है इससे, ये वाला और x इज ग्रेटर देन y, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन 2। अब देखते हैं ये हो रहा है या नहीं। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 35 आना चाहिए। तो x क्या है 3, 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, 3 तरीके 9 3 27 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 27 8 35। तो इस तरीके से जितने भी इसमें समीकरण दिए हुए सारे के सारे सेटिस्फाई हो रहे हैं। क्या रखने पर, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 रखने पर। तो हमारा x माइनस वाई क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर हो गया A1। तो मेरे दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखिएगा, एक इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं और कॉन्सेप्ट बना रहेगा। एक बार तो आपको क्वेश्चन करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी, मेन होता है कॉन्सेप्ट बनाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें ताकि हम लोग और भी जोश के साथ आपको पढ़ा सकें। और पढ़ा क्या सकें, जैसे हम पढ़ा थोड़े रहे, हम तो बस डिस्कशन कर रहे हैं, जनरल डिस्कशन। अब आपको कोई पढ़ा नहीं सकता है, आप खुद पढ़े हुए हैं। जब इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कौन किसी को पढ़ा सकता है। सब अपने मन से ही पढ़ते हैं और मन से ही तैयारी करते हैं। स्वाध्याय ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो मैं यहाँ पे पढ़ा थोड़े रहा हूँ, मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, x की पावर 6 माइनस 1 के दो गुणनखंड है कौन कौन से, x माइनस 1 और x प्लस 1। तो उसके अन्य गुणनखंड क्या होंगे। ठीक है, तो अन्य गुणनखंड जानने के लिए हम चलिए एक मेथड अपनाते हैं। x की पावर 6 माइनस 1 की पावर 6, इसको ही मान लेते हैं। 1 की पावर कुछ भी लिख दो तो वो तो 1 ही रहता है। इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको बताइए, कैसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं x की पावर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 की पावर 3। तो कैसे होगा, फार्मूला यहाँ पे आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो वैसे ही इसको भी क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 1 और एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब एक्स क्यूब माइनस 1 को भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स क्यूब माइनस 1 क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1
और एक्स क्यूब प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं बताइए? एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये फार्मूला होता है, आपको याद करना पड़ेगा। तो चूंकि x माइनस 1 और x प्लस 1 तो पहले से ही इसके गुणनखंड दे दिया है, तो बचे इसमें कौन कौन से? एक ये बच गया, एक ये बच गया, तो दो गुणनखंड कौन कौन बचे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये दो गुणनखंड बच गए। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ दिया हुआ है, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इस फार्मूले में, इस क्वेश्चन में जो था एलजेब्रा के फार्मूले का यूज किया गया था, किसका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इस फार्मूले का यूज किया गया था। तो आप लोग इस फार्मूले को याद करिए और उसको याद करने से ऐसा क्वेश्चन पलक झपकते ही सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। तो दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होता है। कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम रहेगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय नहीं लगेगा। तो मेरे दोस्तों, साथ ही साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें। ये हमें बार बार इसलिए कहना पड़ रहा है, इसमें ऐसा नहीं है कि हमें कुछ पैसा मिल रहा है कहने में, हमें इसलिए कहना पड़ रहा है ताकि लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ेगा। जब आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे मतलब आपको अच्छा लग रहा है चैनल हमारा, इसीलिए आप लाइक कर रहे हैं, मतलब ये हो गया। और अगर अच्छा ना लग रहा हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, देखने में कोई दिक्कत नहीं है। एक आयताकार खेत की लंबाई 112 मीटर है, ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, तथा चौड़ाई 62 मीटर है। 6 मीटर किनारे का घनाकार टैंक खेत के चारों कोने पर खोदे गए और जो मिट्टी हटाई गई उसे बचे खेत पर समतल बिछा दिया गया, तो खेत के स्तर में कितनी वृद्धि हुई? जय जय श्री राम। इसको आगे बढ़ के देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा पॉइंटर छोटा ले लेते हैं और हाँ, तो क्या कह रहा है? एक आयताकार खेत की लंबाई 112 मीटर है तथा चौड़ाई 62 मीटर है। तो आयताकार खेत है, इसकी लंबाई कितनी है? ऐसे ऐसे आयताकार खेत एक बना देते हैं। आयताकार खेत है, इसकी लंबाई है 112 मीटर, 112 मीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है? 62। अब ये क्या कह रहा है? इधर भी 62 होगी, इधर भी, क्योंकि आयताकार है तो आयताकार की लंबाई एक बराबर, चौड़ाई एक बराबर होती है। कि 6 मीटर किनारे का एक घनाकार टैंक खेत के चारों ओर खोद दिया जाता है। इधर भी, इधर भी और इधर भी और इधर भी, चारों तरफ हमें 6 मीटर चौड़ाई, 6 मीटर का घनाकार टैंक खोद दिया जाता है, ठीक है। अब 6 मीटर घनाकार का मतलब क्या हुआ? 6 मीटर घनाकार का मतलब क्या हुआ? घन का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई या भुजा का क्यूब, ठीक है। तो क्या होगा? घनाकार टैंक का आयतन, घनाकार टैंक का आयतन बराबर भुजा का क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब, 6 के 36, 6 का 216 मीटर क्यूब। ये तो हो गया घनाकार टैंक का आयतन, ठीक है। अब चारों घनाकार टैंक का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्योंकि 4 हैं इसलिए एक का जो क्षेत्रफल होगा, एक का क्षेत्रफल क्या होगा? 6 के 36, 36 मीटर स्क्वायर। तो 4 का क्या होगा? गुणे 4 बराबर 4 6 24 को 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14, 144 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो हमारा आयताकार ये कंप्लीट खेत है, क्षेत्र है, इसका
क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आयताकार खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बराबर 112 गुणे 62। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 6944, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये जो था 6-6 मीटर का, इधर से गड्ढा खोद दिया गया है, इधर से भी गड्ढा खोद खोद दिया, इधर से भी और इधर से भी। अब इसमें जो मिट्टी निकली है वो इसी खेत पे बिछानी है। ठीक है, क्या करनी है, इस खेत पे बिछानी है। अब चूंकि जो इसमें से मिट्टी निकाली गई है वो इस गड्ढे में डाली नहीं जा सकती, क्योंकि फिर से डालेंगे तो फिर से लेवल थोड़े बढ़ेगा, फिर से जाके मिट्टी उसी में भर जाएगी, इसलिए इसमें डालना नहीं है। जो एरिया बचा हुआ है इसी में हमें मिट्टी फैला करके ये मतलब बताना है कि कितना लेवल इसका बढ़ जाएगा, खेत से कितना ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो तो ये टोटल एरिया 6944 है, उसमें से हम लोग ये घटा देंगे, इन चारों कोनों का जो एरिया वो घटा देंगे। तो जिस एरिया में मिट्टी बिछानी है उसका बस क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6944 माइनस 144 बराबर 6800 मीटर स्क्वायर। इसमें हमें मिट्टी बिछानी है। अरे भैया मिट्टी बिछानी तो है, लेकिन बिछाओगे कहाँ पे, कितनी मिट्टी बिछाओगे, बिछाएंगे यहाँ पे ये, और जो इसमें मिट्टी निकली है उसे ही तो इस पे बिछाएंगे। तो जो मिट्टी निकली है उसका आयतन क्या है, बताओ क्या है, क्या है मिट्टी का, जैसे सॉरी ये तो टैंक का आयतन ये 216 हो गया। ठीक है, 6 की 36 चका 216। ठीक है ना। अब क्या है कि चारों घनाकार टैंकों का कुल आयतन ये तो एक हो गया। अब यहाँ पे चारों का जो होगा वो 216 गुणे 4 बराबर 4 छक्का 24 को 4 हासिल 2, 4 छक्का 24 4 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6, 4 दूनी 8, 864 मीटर क्यूब। यही वाली मिट्टी जो है इस पूरे क्षेत्रफल में बिछानी है। तो क्या हो जाएगा, कितना, तो ये निकालने के लिए कि खेत का स्तर कितना बड़ा, इसी वाले मिट्टी में हम लोग इसका भाग दे देंगे 6944 का। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 0.12705 मीटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 12.70 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 12.70 सेंटीमीटर, सी। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था और थोड़ा सा ट्रिकी भी था, इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा समय लग सकता है। तो यही होता है, किसी क्वेश्चन में ज़्यादा समय लगता है, किसी में कम समय लगता है, और इसी से तो कट ऑफ टाइम होता है कि कौन टाइम मैनेजमेंट कौन कैसे कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा ही है। क्या क्वेश्चन है, किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। धातु का ठोस गोला है, उसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। अब इससे 4 मीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। मतलब पहले गोल था, उसकी त्रिज्या 3 थी, अब उसी को पीट पीट के लंबा कर दिया जाता है। तो ये पूछ रहा है कि उससे जो भी तार बनेगा 4 मिलीमीटर व्यास का बनाना है, उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसी धातु के गोले को, एक धातु का गोला ये है, सॉलिड है, बिल्कुल एकदम सॉलिड। इसकी त्रिज्या क्या है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर रेडियस बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चूंकि ये गोला है, गोले का आयतन निकालेंगे। ठीक है, इसका आयतन क्या होगा, फार्मूले से 4/3 पाई r क्यूब। तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 4/3
पाई आर क्यूब, आर कितना है, आर कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 3 से 3 कट जाएगा, 3 3 के 9 चौको 36 बराबर 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसका आयतन हो जाएगा गोले का, क्या हो जाएगा गोले का आयतन। अब इसी गोले को पीट पीट के लंबा करके हमें तार बनाना है। तार भी कैसा बनाना है, जिसका व्यास 4 मिलीमीटर का हो, ठीक है। अब इसी को हमें पीट पीट के हमें जो है तार बनाना है। ये लो, ये तार क्या बनाना है, तार बनाना है पीट पीट के। इसका जो है व्यास, ये व्यास है, ये व्यास दे रखा है, व्यास ये है 4 मिलीमीटर का, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 मिलीमीटर। व्यास का आधा ही तो त्रिज्या होता है, ठीक है। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे जब हम लोग, तो क्या हो जाएगा 2/10 बराबर 0.2 सेंटीमीटर। अब तार का आयतन क्या होगा, ये बेलनाकार हो जाएगा। तार मतलब ये देखो बेलन इसी शेप का होता है, तो बेलनाकार हो जाएगा। तो बेलनाकार के आयतन की का अलग फार्मूला होता है, वो क्या होता है, तार का आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। एच तो यहाँ पे एल हो जाएगा, ये एल यही होगा, बराबर पाई इंटू 0.2 का स्क्वायर गुणे एल ही तो पूछ रहा है। तो देखो पूछ क्या रहा है, अरे भाई जब इसी गोले को पीट पीट के जब ये बनाया गया है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, ये और ये बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इसी को पीट के ही बनाया गया, उसका स्वरूप परिवर्तित कर दिया गया है। तो इसको ऐसे लिखेंगे 36 पाई इज इक्वल टू, पाई तो रहेगा ही 0.4 यानी 0.04 एल, ठीक है। पाई से पाई तो कट जाएगा, ठीक है। अब एल बराबर क्या होगा 36/0.04। अब ये ऊपर जाएगा 0.04 है, तो ये हो जाएगा 3600/4 बराबर 900, क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा 900 सेंटीमीटर। और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 900 सेंटीमीटर बराबर 9 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा 9 मीटर। तो ध्यान देने वाली बात ये थी कि गोले को पीट पीट करके बेलनाकार बना दिया गया है, और उससे जो बेलनाकार जो इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होगी वही पूछा है। तो दोनों का हमें आयतन बराबर कर देना है, और जो इससे जो लंबाई निकलेगी वही इसका आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हो सके तो और कोई भी हो तो उसको बताएं भी कि हमारा चैनल उन लोगों को रेफर भी करें, ताकि वो लोग भी इसका फायदा ले सकें। तो मेरे दोस्तों चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये है 17 अभ्यर्थियों में किसी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। जो अभ्यर्थी परीक्षा में असफल हो गए हैं उनके प्राप्तांक 10, 9, 6, 7, 8, 8, 7, 5, 4, 6 हैं। सभी 17 अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों की माध्यिका क्या है। बहुत ज्यादा अभ्यर्थी लग रहा है फेल हो गए हैं, तो इसमें टोटल फेल वाले जो हैं यही अभ्यर्थी हैं। इनके नंबरों को हम लोग बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। तो पहले 4 है, फिर 5 एक ही बार है, 6 2 बार है, 7 2 बार है, 8 भी 2 बार है, एक बार 9 है, एक बार 10 है। यह फेल हुए विद्यार्थियों के प्राप्तांक। तो अब मान लो जो पास हुआ होगा उसका मार्क्स तो 10 से ज़्यादा ही होगा, तभी तो पास हुआ होगा। अब चूंकि 17 अभ्यर्थी हैं, ठीक है, तो 17 अभ्यर्थी हैं, तो 17 अभ्यर्थियों में बीच वाला अभ्यर्थी क्या कौन सा होगा। 17 अभ्यर्थियों में बीच वाला अभ्यर्थी में बीच वाला अभ्यर्थी कौन सा होगा। 17 धन 1/2
बराबर नवा। नवा अभ्यर्थी बीच वाला होगा। अब नवे अभ्यर्थी को प्राप्त अंक कौन से हैं देख लो। पहले को ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। नवे अभ्यर्थी को प्राप्त अंक जो है, नवे अभ्यर्थी को प्राप्त अंक कितने हैं? 9। तो माध्यिका क्या हो जाएगी? 9। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है और जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और आप लोगों का भी कुछ थोड़ा सा योगदान हो जाए हम लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करने में। और जो भी लोग भी आपको जानते हैं वहाँ पे फॉरवर्ड कीजिए आप लोग। चलिए, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। बहुत ही चालाक दुकानदार है। आजकल मॉल में यही तो होता है कि जो भी वस्तु का दाम रहता है उससे ज़्यादा पे अंकित कर दिया और लिखते हैं 50% छूट है, 60% छूट है, लेकिन अंत में चुना ग्राहक को ही लगता है। वह अंकित मूल्य पर कुछ मूल्य देता है और 8% लाभ कमाता है। छूट की दर क्या है? अब मान लीजिए कि 100 रुपये का सामान था, ठीक है, 100 रुपये का सामान था, उस पर उसने अंकित मूल्य कर दिया 120, ठीक है। वह अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है और 8% लाभ कमाता है। यानी 8% लाभ कमाएगा तो चीज़ कितने की हो जाएगी? 108 रुपये में यह बेच देगा। टोटल इसको 8 रुपये का फायदा होता है 120 रुपये अंकित मूल्य करने के बाद भी। यह प्रिंटेड प्राइस ये है। तो आदमी जाता है, भाई प्रिंटेड क्या प्राइस है? अरे यार ये तो इतना % की छूट दे रहा है, यानी हमें 108 में पड़ जाएगा। आदमी फटाक से सामान खरीद लेता है। तो 120 पे का सामान था और 108 रुपये में मिला ग्राहक खुश हो गया। तो उसने सोचा कि मेरे को 12 रुपये का लाभ हो गया। तो छूट की दर क्या है? क्योंकि 120 था तो 120 का 10% कितना हुआ? 12। और 12 रुपये की छूट भी यहाँ पे है, तो ये टोटल छूट कितनी हो जाएगी? 10%। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हो गया 10%। तो दोस्तों ये रहा एक प्रतिशत छूट प्रतिशत लाभ हानि वाला क्वेश्चन है। ये आप डिटेल में पढ़ना है तो आप कोई बुक रेफर कर लीजिए, वहाँ से पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी तो मैं भी बाद में पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी तो मैं पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ इसके लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों थोड़ा हौसला अफजाई के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो दोस्तों मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मतलब ये है कि डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आ रहा कि मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। आप लोगों को भी खुद ही ज़्यादा आता है, ठीक है। तो जिसको ज़्यादा आता है उसको पढ़ाना क्या है, वो तो बस एक है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बार जरूरी परीक्षा में पास होंगे और भगवान से यही दुआ है कि सभी लोग पास हो, सभी लोग नौकरी करें, सभी लोग अच्छी नौकरी करें। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि y/x इज इक्वल टू 2 माइनस x/y है तो x³ प्लस xy² अपॉन x³ प्लस y³ का मान क्या होगा? तो ये पहले क्वेश्चन देखकर आदमी घबरा जाएगा कि अरे यार x³ प्लस xy³ ये क्या लिखा हुआ है, तो मैं लगा ही नहीं पाऊंगा। लेकिन इसका एक ट्रिक देखिए। ट्रिक ऐसी नहीं है कि मैं कुछ याद करवाने के लिए लिखाऊंगा। ये देखिए, y/x इज इक्वल टू 2 माइनस x/y। प्रश्न का उत्तर प्रश्न में ही छिपा होता है। तो y/x प्लस x/y इज इक्वल टू 2। अरे यही इधर उठ के चला है तो माइनस था, वो प्लस हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इससे गुणा कर दो, x² प्लस y² अपान xy इज इक्वल टू 2। आगे क्या हो जाएगा, x² प्लस y² इज इक्वल टू 2xy। ये आगे क्या हो जाएगा, x²
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 0। तो आगे क्या हो जाएगा, एक इसका होल स्क्वायर है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर है वो बराबर 0। तो ऐसे हम क्या कह सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो x बराबर वाई। अब x बराबर वाई है तो यहाँ पर रख दो। कैसे, एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू वाई क्या हो गया, x हो गया है, एक्स स्क्वायर अपान एक्स क्यूब प्लस वाई क्या हो गया है, x, क्योंकि वाई बराबर एक्स आ गया है ना, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब अपान एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, 2x³ अपान 2x³ बराबर 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एलजेब्रा का इक्वेशन का यूज किया गया है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर का यूज किया गया है, इससे आपका x इक्वल टू वाई आता है और यहाँ पे उसको हम लोग पुट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगर यहाँ पे यहीं पे अगर ये -2 होता ना तो ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाता, यहाँ पे कुछ खेल ही चेंज हो जाता। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और डेली नोटिफिकेशन पाते रहें। जो जो भी हम लोग अपडेट करते हैं चैनल पे वो सबका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। तो दोस्तों चलो देखते हैं, तो दोस्तों चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये यूनियन और इंटरसेक्शन का क्वेश्चन है। तो देखते हैं, ए एवं बी दो समुच्चय हैं, ए में 10 सदस्य हैं तथा बी में 18 सदस्य हैं। ए यूनियन बी 20 है, तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने सदस्य होंगे। ठीक है, दे रखा है एन ए इज इक्वल टू 10, एन बी इज इक्वल टू 18 और एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर 20। तो ये पूछा है कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना होगा। फार्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ए यूनियन बी क्या है 20 बराबर एन ए क्या है 10 प्लस एन बी क्या है 18 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 28 माइनस 20 बराबर 8। इसका आंसर आ जाएगा सी। तो मेरे दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज आ सकता है क्योंकि अभी हमारा तो स्ट्रीट जो है थोड़ी बिजी स्ट्रीट है, यहाँ पे बेचने उचने वाले ज़्यादा आते रहते हैं, तो उसके लिए कृपया हमें माफ़ करें और बस देखते रहें कि क्वेश्चन में क्या मैं बता रहा हूँ, क्या डिस्कशन हो रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों 32 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हैं विकर्ण, उसका परिमाप क्या होगा। समचतुर्भुज देखो ऐसा होता है, ऐसा 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 और ये ऐसा। ठीक है, ये हो गया आपका समचतुर्भुज ABCD, BC और D। विकर्ण 32 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, यह है 32 और ये हो गया आपका 24, ये हो गया 32 और ये हो गया 24। ठीक है, उसका परिमाप होगा। अब चूंकि विकर्ण है तो 90 डिग्री पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आधा हो जाएगा ये 12 और ये आधा हो जाएगा 16। ठीक है, यानी हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 12। तो अब 90 डिग्री है तो पाइथागोरस प्रमेय से ये कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बराबर, यानी कि यह टोटल हो जाएगा 12 144 प्लस ये 16 का स्क्वायर। ठीक है, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। तो ए बी क्या हो जाएगा
ए बी स्क्वायर बराबर 400, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 400 बराबर 20। ए बी बराबर हो जाएगा 20, ये हो जाएगा ए बी बराबर ये हो जाएगा 20। ठीक है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब सम चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे 20 बराबर 80 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें, ताकि जैसे हम लोग क्वेश्चन बता रहे हैं थोड़ा हमारा हौसला भी बढ़े और आप लोगों को भी अच्छा लगे और आपको नोटिफिकेशन भी पहुंचे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो तुझे देखे मेरी आंखें, उसमें क्या मेरी खता है, हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस तुमको पता है, तुम्हें देखे मेरी आंखें। हाँ भाई, परीक्षा में क्या होता है, पेपर परीक्षार्थी को देखता है और परीक्षार्थी पेपर को देखता है, दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं। उसी पे ये गाना बना हुआ है। तो दो चर y एवं x निम्नलिखित प्रकार से संबंधित हैं। कैसे, y इक्वल टू 5x प्लस 4। यदि x का समांतर माध्य 10 है तो y का समांतर माध्य क्या होगा, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x की वैल्यू बराबर 10 रख देना है। तो y बराबर 5 गुणे 10 प्लस 4, तो y बराबर 14। इसका आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई कोई क्वेश्चन छोटे होते हैं, कोई कोई क्वेश्चन बड़े होते हैं। तो आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे मगर कभी इत्तेफाक से कितने हसीन लोग मिल जाते हैं, उसमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। तो यही है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन तो आपको याद रहेंगे, अरे यार बहुत कठिन था, जो सिंपल रहेगा तो अरे वो भूल जाएगा। ठीक है, तो ज़िंदगी में जो समस्याएं होती हैं हमें याद रहती हैं, जो हमारे पास जो अच्छे वक्त होते हैं वो अक्सर लोग भूल जाया करते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, अच्छे वक्त को याद करना चाहिए, ताकि हमारे पास उसके प्रभाव से आने वाले दिन भी अच्छे रहें। तो देखते हैं दोस्तों, प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का मध्य है। तो प्रथम n सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ इवन नंबर क्या होता है, प्रथम n इंटू n प्लस। अब प्रथम 20 यानी n इक्वल टू 20 दे ही रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 इंटू 20 प्लस 1 डिवाइड बाई 20 बराबर 21। आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया डिस्कशन 2020 के पेपर का। 2020 का हमारा कंप्लीट डिस्कशन हो गया दोस्तों। अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में देते रहें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अब तक हमारा चैनल देखने के लिए, या 2020 का पेपर जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ उसको देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद दोस्तों। जैसा दिख रहा है चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को बताएं भी कि एग्जाम क्विक नाम का एक चैनल है जहाँ पे ये सब यूपीपीसीएस के सीसेट का क्वेश्चन सॉल्व करवाया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में फिर मिलते हैं।